नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विचलन से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। बैठक में ये भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दुगना वसूला जाएगा और उसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत भी मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एलएमआईजी को लेकर भी फैसला किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी इस कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। सबसे पहले तो जो के लिए वीकर सेक्शन है उसका जो डेफिनेशन है, भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासिफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, चूंकि पूर्व की पॉलिसी में केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया था। इनफैक्ट भारत सरकार की जो पीएमएवाई परियोजना है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया था कि एलआईजी और एलएमआईजी जो सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें भी काफ़ी आवास की जो डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। तो उसको पूरा करने के लिए एलआईजी और एलएमआईजी कैटेगरी को भी विभिन्न प्रकार के रियायतें इसमें दिया गया है। और जो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया गया है। जैसे 100% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, या जो आपका 15% ईडब्ल्यूएस जो कंपलसरी होता है उसको लॉन्च करेंगे, या 15% ईडब्ल्यूएस के साथ साथ 35% आप एलआईजी और एलएमआईजी भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उसको लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की रियायतें दी गई है। और मुख्य रूप से इसके जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का, ये निर्धारण किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो मकान है उसकी सेलिंग प्राइस होगा 9 लाख रुपए और 15 लाख रुपए होगा, 14 लाख रुपए होगा उसके लिए एलआईजी के लिए, और 25 लाख रुपए होगा एलएमआईजी के लिए। ये उच्च सीमा है। तो शेष यूनिट है मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, वो डेवलपर के अपने फ्रीडम है वो जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं। राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली जो 2024 में बनी हुई थी, उसके तहत महिलाओं को सभी हमारी एमपैक्स है, मल्टी पर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनमें 33% आरक्षण दिया हुआ है। तो इन आरक्षण के चलते ये सदस्य बनी है उनको वोटिंग का उसमें अधिकार मिले। वो उसमें एक समस्या ये आ रही थी कि पूर्व की जो नियमावली थी वो नियमावली ये कहती है कि आपको मतदान का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब आप 45 दिन से पहले से 3 साल पहले तक उस कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा एक तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया होना जरूरी है। तो अगर कोई आज अगर सदस्य बनता है तो इस कारण से वो मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता था। तो चूंकि ये नया प्राविधान किया गया हुआ है और महिलाओं को सहकारी समितियों में उनका भागीदारिता प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया था, तो इसलिए ये भी आवश्यक था कि जब तक मेंबर्स नहीं बनते हैं तब तक अध्यक्ष के लिए आपको पर्याप्त ये नहीं मिल पाएंगे, सदस्य नहीं मिल पाएंगे। उसी तरीके से जब प्राइमरी में जो है पर्याप्त महिलाएं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राज्य के स्तर पर भी नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मल मत था, औपचारिक मत था, जिसमें जो रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 का विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। अगला मत ये उच्च शिक्षा विभाग का मत था, जिसमें पहली योजना थी मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना, शैक्षिक भ्रमण योजना 2024 के ये आज योजना उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें जो हमारे उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों और शासकीय विश्वविद्यालय में जो संस्थागत छात्राएं हैं उनको भारत दर्शन कराने का उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे मुख्य संस्थान हैं जैसे आईटी हैं,
और यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी रिसर्च लैब्स हैं, उनमें इनको शैक्षणिक भ्रमण कराने की योजना का आज इनके द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने के लिए बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक समान यूजर चार्ज से मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में कहीं दरें जो है वो कम हुई है तो कहीं बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी कि देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में संचालित है। इसके अलावा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के संबंध जो यहाँ पर चिकित्सालय है वो भी संचालित है। इन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों का पंजीकरण शुल्क, बेड, एम्बुलेंस और अन्य पैथोलॉजी जांच की दरें अलग अलग हैं। प्रदेश सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की एक समान दरें लागू करने का निर्णय लिया है। अभी तक हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी पर्ची शुल्क 5 रुपए, दून में 17 रुपए और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 28 रुपए है। इसकी तरह मरीजों को भर्ती करने के लिए आईपीडी पर्ची शुल्क हल्द्वानी में 25 रुपए, श्रीनगर में 5 रुपए और दून में 79 रुपए और अल्मोड़ा में 134 रुपए है। नई दरें लागू होने के बाद सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी पर्ची शुल्क 20 रुपए और आईपीडी पर्ची शुल्क 50 रुपए लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड में प्रति बेड के 25 रुपए, प्राइवेट बेड में 300 रुपए और एसी वार्ड प्रति बेड के 1000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। एम्बुलेंस का किराया 5 किलोमीटर तक 200 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपए लिया जाएगा। तो यूजर चार्ज की नई दरें जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में सामने आई है, जहां पर क्या कुछ नई दरें हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। ओपीडी पंजीकरण की अगर बात करेंगे तो वो 20 रुपए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आईपीडी पंजीकरण का शुल्क अब 50 रुपए देना होगा। जनरल वार्ड की 25 रुपए जो यहाँ पर चार्ज है वो निर्धारित किया गया है। प्राइवेट वार्ड की अगर बात करेंगे तो 300 रुपए ये यूजर चार्ज रखा गया है। एसी वार्ड के लिए 1000 रुपए का शुल्क अब जो तीमारदार है उनको चुकाना होगा। एक्सरे के लिए 133 रुपए चुकाने होंगे। अल्ट्रासाउंड के लिए 570 रुपए जो है वो इन मरीजों को देने होंगे। डायलिसिस 1400 रुपए यानी कि 1400 रुपए का डायलिसिस अब इन हॉस्पिटल्स में होगा। एमआरआई की बात करें तो 2148 रुपए जो है वो यहाँ पर देना होगा। सीटी स्कैन के लिए 1350 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। तो ये थी नई दरें जो कि अब अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में तय की गई है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। रुड़की में अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अग्निवीर भर्ती 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगी। भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आगमन रुड़की में शुरू हो चुका है। वहीं भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। भर्ती को लेकर युवाओं में जोश दिखाई दिया। जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रुड़की में भर्ती स्थल के पास ही अस्थायी रैन बसेरा भी बनाया गया है और फार्म और धर्मशालाओं को अग्निवीर भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। साथ ही भोजन के पैकेट बांटने की व्यवस्था भी कर दी गई है। करीबन जो है प्रतिदिन जो है 1600 जो है अभ्यर्थी उनके आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो है जानकारी के अभाव में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं है, मतलब कि जिन्हें एडमिट कार्ड भेजा गया है बस उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं भर्ती के नाम पे, तो उनके लिए जो है रहने के लिए जो है बैंकेट हॉल्स की जो विस्तृत लिस्ट अलॉन्ग विद जो है पटवारियों की ड्यूटीज़ है वो जारी की जा चुकी है। उसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी को जो है निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी तरफ से टेंट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो है मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है और पीए सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अलॉन्ग विद जो है पुलिस प्रशासन के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके जो है लाइन और वेरिफिकेटिंग पे जो है जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ जो है
चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें जो है 8 जो है CCTV कैमरे भी जो है बाहर की तरफ लगाए जा रही हैं। अंदर की जो जिम्मेदारी वो आर्मी और कैंट जो है अंदर की व्यवस्था देख रहा है, उन्हें उनसे भी जो है विशेष चल रही है। सर कितने हेलमेट दिए गए आज यहाँ पर जो मानसाल को? आज करीबन जो है 20 जो है हेलमेट दिए गए, उसमें जो है पुरुष और महिला दोनों को जो है हेलमेट दिया गया। तो आगे अभियान जारी रहेगा ये? आगे भी अभियान जारी, आगे जो है मोमेंटम पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा अभियान। विशाल मेरा नाम है, सुबोध सिंह, मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बटपुर से, और ये मेरे बंदे हैं और ये मेरा पूरा ग्रुप है और मैं इनको लीड कर रहा हूँ। और तैयारी सबने देहरादून में कर रखी है, परेड ग्राउंड में, सब बढ़िया तैयारी है, सबकी 5 राउंड है और आपको कल इनका बहुत बढ़िया वो देखेगा आपको। 30 बंदे हैं, 30 बंदों का ग्रुप है मेरा। उत्साह बहुत ज़्यादा है, हर कोई अपनी उम्मीद लेके यहाँ पे भर्ती मारने आया है, हर कोई अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पे आया है तथा उनको जिम्मेदारियों का वो बोझ उठाने के लिए। तैयारी तो 3 साल हो गए हैं, पर तैयारी अभी 1 साल कंटिन्यू हुआ है। बीच में रिकवरी चलती रही थी तो बीच में गैप देना पड़ता है, बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। ये तो किया है, आज SSC का रिजल्ट भी आ रहा है तो क्या पता उसमें भी हो जाए। वहीं किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत लगाए जा रहे सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल पाता। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिले और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसी उद्देश्य से खानपुर में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि खानपुर में जहां इस प्लांट के लगाने से किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिलेंगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होगी। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे। अब बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिलता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये किलो सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दामों पर बिकवा रहा है। प्रोसेसिंग प्लांट लगने से ये फ़ायदा होगा कि उसको आटे में चेंज कर पाएंगे, तो आटे में चेंज करके सेलअप के माध्यम से इसको विपणन किया जाएगा। तो किसानों को जो अभी 10-15 रुपये या 20-25 रुपये मिल रहा है, उनके लिए मिनिमम रेट 35 रुपये रखा गया है। कोई भी सीजन हो 35 रुपये कम से कम उनको मिल पाए, और जो भी मार्केट में बेचने के बाद जो लाभ होगा सेलअप को, उसका 25% डिविडेंड के रूप में दोबारा किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति करने के लिए, उनके जो उनकी फसल है उसको सही दाम दिलाने के लिए व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो इसी का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पे आए थे और ये रीप के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हम जा रहे हैं कि फील्ड भी देखेंगे, थोड़ा लोगों से मिलेंगे। वहीं काशीपुर के छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी में वार्षिक खेलकूद समारोह, वहीं पर फायरफ्लाइज का आयोजन किया गया। समारोह में अकेडमी के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथियों का अभिवादन किया। मुख्य अतिथि के रूप में विमल पांडे, गीतिका जोशी शामिल किए गए। कार्यक्रम में तमाम अतिथियों का स्वागत नरेंद्र चंद बाबा, कामाक्षी सिंह, प्रदीप सप्रा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। तत्पश्चात रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा बच्चों के बीच विभिन्न तरीके की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर यहां मौजूद सभी का मन मोह लिया। इस दौरान अकेडमी के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ 100 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें कि विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह में वक्ताओं ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को खेल भावना का महत्व और खेल को जीवन का आवश्यक अंग बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज का जो हमारा थीम है, आज हमारा डे एंड नाइट शो है। तो डे एंड नाइट शो में हमारा मार्च पास्ट डे में होगा और रात में हमारे बच्चे लाइट शो करेंगे।
हमारे जो फायरफ्लाई थीम है वो एक आप कहते हैं जुगनू, जो हमारे बच्चे हैं वो सारे जुगनू हैं। लेट देयर बी लाइट हमारी थीम है। हम ये बताना चाह रहे हैं सभी को कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। और हमारी छावनी जैसे दिन में पढ़ाई चलती है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन की वजह से स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते, अब छावनी रात में भी मैचेस और स्पोर्ट्स करेगी। एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है वो एक फाइनल डे होता है वर्ष में, पूरे वर्ष भर की सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। डिफरेंट कैटेगरीज में, एथलेटिक्स में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, बैडमिंटन में और डिफरेंट हाउस एक्टिविटीज में साल भर बच्चों के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये उन सबका फाइनल होता है। कुछ रेसेस यहाँ पर लगभग आज 22 से 23 रेसेस हैं बच्चों की, डिफरेंट टाइप की, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, अलग अलग कैटेगरी में। बाकी सब इवेंट्स हमारे पहले फाइनलाइज हो चुके हैं। ये एक इंटर हाउस कंपटीशन का फाइनल डे भी होता है। साथ में क्योंकि इसका रंगारंग हमको जो है अंत करना होता है, समापन करना होता है, तो उसमें कुछ ड्रिल्स को भी रखा जाता है ताकि सभी अभिभावकों को दिखे कि उनका बच्चा खेल के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और ड्रिल्स वगैरह में भी कितना अच्छा है। और इससे उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और टीम भावना का विकास भी होता है साथ साथ। खूबसूरत और शानदार कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है स्पोर्ट्स डे का। और मैं देख रहा हूँ कि जो अभी मैंने मार्च पास्ट देखा, बिल्कुल इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था सारे स्टूडेंट्स में, मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आई। और देखिए, एक जैसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, तो ये स्पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को, इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट हम सभी को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। और ऐसे जब क्षण आते हैं, जब हमें ऐसी जगह भागीदार करने का मौका मिलता है, तो फिर हमें अपने पुराने दिन याद ही नहीं आते हैं, बल्कि फिर मन करता है कि हाँ, हम भी स्पोर्ट्स में जुड़ जाएं। और हम सभी को खेल कूदों में अपने आप को संलग्न करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ बने और एक स्वस्थ मस्तिष्क को भी अपने शरीर के साथ रख सकें और इस देश के तरक्की के लिए, देश के भविष्य के लिए अपना अधिकतम बेहतर योगदान। हर्बटपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बस अड्डे को शोपीस होने से बचाने के लिए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने टीम के साथ बस अड्डे का निरीक्षण किया। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इसे जनता का दुर्भाग्य करार दिया। नेगी ने मौके पर सचिव परिवहन ब्रजेश संत से दूरभाष कर वार्ता कर समस्या से अवगत करवाया। सचिव परिवहन संत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि बस अड्डे से बसों का संचालन न होने की वजह से इसके बनाने का मकसद लगभग खत्म हो गया है। बस अड्डा यात्रियों के इंतजार में दम तोड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि नाम मात्र के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की 5 से 7 बसें अड्डे की परिक्रमा करने के लिए आती हैं, जबकि सवारियां हर्बटपुर चौराहे से ही बैठाई जाती है। नेगी ने कहा कि बस अड्डे पर सभी बसों का संचालन न होने से हर्बटपुर चौराहे और आसपास लगने वाले जाम से भी जनता को निजात मिलेगा। हर्बटपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बताया, जनसंघर्ष मोर्चा से हमारे बात की, उन्होंने इस बात की मांग रखी कि जो हर्बटपुर का जो बस अड्डा है, लगभग 1 साल इसको बना हो गया, करोड़ों रुपए की लागत से बना, और समझते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की भूमि आज निष्प्रयोज्य हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बसों का संचालन नहीं हो रहा है। जो बसें हैं रोडवेज की, उत्तराखंड रोडवेज की बसें, वो मात्र परिक्रमा करने भर यहाँ आती हैं, सवारियाँ वो पहले ही उठा लेती हैं, एक भी यात्री इस अड्डे पे नहीं है। आप समझ लीजिए हर्बटपुर और आसपास की जो तमाम जो चौराहे हैं, इतना ज़्यादा जमावड़ा रहता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ रहती है कि लोगों का कई मिनट तक निकलना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इतने बढ़िया ये चीज़ बनी है, बस अड्डा बना है, सारी सुविधाएं होनी चाहिए और उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। इसके लिए अभी हमने सचिव परिवहन श्री ब्रजेश संत जी, उनसे बात की है कि इसका लाभ जनता को मिले। ये तो बेकार एक तरह से पार्क बन गया है। बताइए, इसमें सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर यहाँ बसें नहीं रुकती हैं, चाहे वो हिमाचल रोडवेज की हो, पंजाब की हो, तो तमाम जो लोकल बसें भी हैं, देहरादून, विकासनगर देहरादून, सहारनपुर को जा रही हैं, यहाँ पर अगर वो संचालित होंगी तो निश्चित तौर पर जो अनावश्यक ट्रैफिक है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। और ये जो चीज़ बनी है करोड़ों रुपये की लागत से। हल्द्वानी शहर के मुखानी काठ गोदाम रोड पर जगदम्बा नगर स्थित पानी की टंकी के पास बुधवार देर शाम 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें टकराते हुए काफी दूर तक गई। घटना में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। घटना के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। यहां तक कि घटना के बाद कार सवार दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और हाथापाई भी हुई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया गया। लालकुआं नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर जल संस्थान की बड़ी लापरवाही के चलते लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी 3 लोगों के घर में बिना पानी के कनेक्शन लगाए हजारों के बिल भेजने का मामला सामने आया है। ऐसे में पीड़ित लोग पानी के बिल को माफ करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटा। साथ ही जल संस्थान के जेई राहुल चौहान का घेराव कर बिल माफ करने को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा वार्ड नंबर 1 में हम रहते हैं। बिजली पानी विभाग को हमने फाइल दी, कनेक्शन अभी लगा नहीं है, वो उसका बिल आ गया। कितने की रसीद काटी थी आपने? 125 रुपये की। बिल कितने का है? 6000 का। कितने साल का बिल है? 1 साल का है। बिना कनेक्शन बिल है? बिना कनेक्शन। आज आश्वासन दिया है, बोले बात करते ऊपर। और पानी का बिल दे रहे हैं, कनेक्शन आया नहीं घर में हमारे यहाँ, और बिल मांग रहे हैं जी। कितने रुपए का बिल आया है? करीब 6000 का बिल आया है। अभी आप लोगों ने दिया? कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देखेंगे करेंगे। हम गरीब कहाँ से देंगे इतना पैसे बिल के? बिना कनेक्शन के बिल आ गया। हमारे वार्ड नंबर के 3 लोग हैं, अशोक कुमार जी और मोहम्मद शरीफ और रईस और नवीन सिंह मेयर। इन्होंने 1 साल पहले पानी के बिल के लिए आवेदन किया इन्होंने यहाँ पर कि हमारा कनेक्शन लगाया जाए, और 125 रुपये रसीद कटाई, और बार बार कहते रहे कि कनेक्शन कर दो। कनेक्शन तो हुआ नहीं, मगर बिल 6-6 हज़ार रुपये बिल इन्होंने विभाग ने यहाँ भेज दिए हैं, जो कि विभाग की पूरी लापरवाही का एक नमूना है कि भैया जब तक कनेक्शन नहीं हुआ है तो बिल कैसे पहुँच गए। ये सरासर इनकी लापरवाही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि इनके बिल तुरंत माफ़ करे जाएँ और इनका कनेक्शन आ जाए। अगर कनेक्शन नहीं लाया गया फिर हमें धरने में बैठने में वो होंगे। अभी एचओ साहब से मेरी बात हुई है, वो गए, मैं भी मामले को दिखवा रहा हूँ कि लापरवाही कहाँ किसकी रूप से मामला हुआ है। हाँ, कह तो रहे हैं, अभी आश्वासन तो दिया है ना कि इनके बिल माफ़ कर देंगे इनके और नई कनेक्शन लगाएंगे, कह तो रहे हैं, नहीं करेंगे फिर देखेंगे। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।